खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड एजुकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। यानी वैसे कैंडिडेट जो मानू से डिस्टेंस मोड से कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन-कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं मानू में डिस्टेंस मोड से। साथ ही कोई भी कोर्स करने के लिए मानू में एलिजिबिलिटी क्या है, एलएससी लर्नर सपोर्ट सेंटर मतलब के डिस्टेंस मोड के ब्रांच मानू में कितने हैं, कौन-कौन से हैं। उसके अलावा एक चीज आपको कि बहुत सारे मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी मानू से कोर्स डिस्टेंस मोड कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं, तो मैं आपको उसकी लिस्ट भी बताऊंगा कि किस मदरसा के पास आउट स्टूडेंट्स मानू में कौन-कौन से कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। साथ ही एकेडमिक कैलेंडर यानी फॉर्म अप्लाई कब से शुरू हुआ है, कब तक अप्लाई होगा, फी पेमेंट आपका कब होगा, आपका एग्जाम कब लिया जाएगा, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क वगैरह जो लिया जाता है वो कब आपको सबमिट करना होगा, उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। साथ ही कोर्स फी यानी किसी भी कोर्स में जो एडमिशन लेंगे तो आपको एक कोर्स में कुल कितने फी पेमेंट करने होंगे, तो पूरी डिटेल से आज की इस वीडियो में बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए हम आए देखते हैं, आपको हम वीडियो दिखाते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये आपके पास डिस्टेंस मोड का प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस मोड का, जिसका मतलब ये होता है कि एडमिशन से रिगार्डिंग तमाम इंफॉर्मेशन इस बुकलेट में, इस बुक में दिया होता है। तो मैं इसी में जो आपके लिए खास पॉइंट है या अभी जो आप लोगों को बताया कि मैं वो बताऊंगा, उन पॉइंट्स को शॉर्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इसे नैक से ए ग्रेड मिला हुआ है। मानू का मेन कैंपस हैदराबाद में है। इसके अलावा पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कैंपस है। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि मानू में कोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो मास्टर लेवल पर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपका एमए उर्दू, एमए इस्लामिक स्टडीज और एमए इंग्लिश है। 3 सब्जेक्ट है। बीए यानी ग्रेजुएशन लेवल पर बीए बीकॉम है, और फिर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स वगैरह है। उसके अलावा आप लोगों को एक और कंफ्यूजन ये होता है कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये डिस्टेंस मोड कोर्स क्या है। तो बाज़ जगह इसे ये तो डिस्टेंस मोड, इसे उर्दू में फासलाती तर्ज तालीम कहते हैं। इंग्लिश में दूसरे अलग जैसे प्राइवेट मोड, ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, इस तरीके के अलग अलग कोर्स के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये सब एक ही कोर्स का नाम है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को जो आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा वो आप लोगों के लिए ये रहा कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि पहले मानू में बहुत सारे कोर्स थे डिस्टेंस मोड से, लेकिन अब कुछ उसमें माइनस हो गया है और कम ही कोर्स बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी इस साल यानी जुलाई सेशन में 2022 से एडमिशन के लिए जो मानू में कोर्स बचे हैं, उन कोर्स की लिस्ट आपको मैं बता देता हूं। वो कोर्स आपके है हाँ, मास्टर लेवल पर एमए उर्दू, एमए इस्लामिक स्टडीज और एमए इंग्लिश। ग्रेजुएशन लेवल पर आपके जो कोर्स है बीए बीकॉम है, और डिप्लोमा की जब बात करते हैं और या सर्टिफिकेट कोर्स की, तो उसमें डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश है, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। ये कोर्स बहुत ही खास है वैसे स्टूडेंट्स की जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिविटी रहते हैं या फिर जिन्हें जर्नलिज्म मीडिया में, पत्रकारिता में जिन्हें दिलचस्पी होती है, उन लोगों के लिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश है और सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश। ये इस तरीके के कोर्सेज हैं। अब इसके बाद
एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि मानो में जो भी कोई एडमिशन लेना चाहता है, तो एक बात तो सभी याद रख लीजिए कि मानो के किसी भी कोर्स में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए उनके अब तक के क्वालिफिकेशन में उर्दू होना चाहिए। मतलब कि आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपने पढ़ा है, जैसे 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन, इनमें से किसी में भी आपका उर्दू एक सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। वो आपका 50 नंबर का ही उर्दू क्यों ना हो, या फिर 50 नंबर का आपके पास उर्दू है, उसमें आपको 30 नंबर ही क्यों नहीं आया, मतलब कि आपके पास वो सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट में आप पास हो, बस वही काफी होता है। 10th 12th ग्रेजुएशन किसी एक में हो जाए तो ही काफी है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में, सभी में जरूरी होना नहीं है, बल्कि किसी एक में भी अगर आपके पास उर्दू है तो आप मानू में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो ये सभी कोर्स के साथ अप्लाई होता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। उसके अलावा मैं आपको ये इस वीडियो में जो मैं दिखा रहा हूँ कि एमए उर्दू के लिए कोई कैंडिडेट अगर मानो से डिस्टेंस मोड से एमए उर्दू करना चाहते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। रिकॉग्नाइज बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 इयर्स, मतलब कि उनको 3 साल का कोई भी एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट का उनके पास डिग्री होना चाहिए। उनके इक्विवेलेंट मतलब कि बहुत सारे ऐसे मदरसा को भी मानो ने एफिलिएशन दिया है अपने यहाँ, जहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स को मानो डायरेक्ट एमए उर्दू में या बहुत सारे कोर्स में एडमिशन देते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट मैं वो लिस्ट भी आपको लास्ट में बताऊंगा। एक चीज ये देख लीजिए कि ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि आपका ग्रेजुएशन में उर्दू होना चाहिए या फिर उर्दू 1 साल 2 साल 3 साल, बस किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी ग्रुप से आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप एमए उर्दू में एडमिशन ले सकते हैं, या उसका इक्विवेलेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए तो ले सकते हैं। 4 सेमेस्टर यानी 2 साल का कोर्स है, मीडियम उर्दू है। मानो में सभी कोर्स का मीडियम उर्दू ही है। एमए इस्लामिक स्टडीज में भी सेम कंडीशन है, बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, हिंदी से, इंग्लिश से, उर्दू से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से हो, मतलब कि साइंस से भी हो तो भी आप इस्लामिक स्टडीज एमए कर सकते हैं। बस ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर का एक डिग्री होना चाहिए। उसी तरीके से एमए इंग्लिश की बात करते हैं तो एमए इंग्लिश में भी सेम कंडीशन है, बस आपके पास कॉमन कोई सा भी एक ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री होना चाहिए, फिर आप एमए में एडमिशन ले सकते हैं। अब उसके बाद अब हम आते हैं यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें हमारा 2 कोर्स है, बीए और बीकॉम है। इसमें क्या कंडीशन है, इसमें भी सेम कंडीशन है कि पास इन इंटरमीडिएट यानी इंटर पास हो, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी ग्रुप से इंटर पास हो, या इंटर के इक्विवेलेंट मतलब इंटर के बराबर मुसावी उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, तो उससे वो बीए में एडमिशन ले सकता है। और ये है कि वो 10th लेवल या अबव यानी किसी भी लेवल पर उर्दू पढ़ा हो या उर्दू मीडियम से उसकी पढ़ाई हुई हो तो वो एलिजिबल है। उसके बाद बीकॉम की बात करें, बीकॉम में भी सेम वही कंडीशन है कि कोई भी 10+2 12th किया हो या उसके बराबर का, यानी बहुत सारे मदरसा है जहां के पास आउट स्टूडेंट को मानो अपने एडमिशन देती है तो उस मदरसा से वो पास आउट या उसके पास इक्विवेलेंट डिग्री हो वो कर सकता है। और 10th या 12th या ग्रेजुएशन किसी एक में भी उसके पास उर्दू होना चाहिए। बीए जो करेगा तो बीए के लिए 6 सेमेस्टर का कोर्स है जो कि 3 साल में पूरा होगा, 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, मीडियम उर्दू है। अब हम आ जाते हैं डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स में। मानो में बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश है, तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई डिप्लोमा इन इंग्लिश करना चाह रहा है तो उसके पास बैचलर डिग्री 3 साल का होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट का होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए टीच इंग्लिश है तो यहाँ पे उर्दू कंपलसरी नहीं, अगर उर्दू कोई नहीं भी पढ़ा वो भी डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश कर सकता है। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जेएनसी का जो डिप्लोमा है, इस डिप्लोमा को करने के लिए बस 12th होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी ग्रुप से, या उसके इक्विवेलेंट उसके बराबर का डिग्री होना चाहिए। और शर्त यह है कि साथ में वो उर्दू 10th 12th या किसी भी लेवल पर उर्दू पढ़ा हो या फिर उर्दू मीडियम से उसकी पढ़ाई हुई हो, तो वो डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन कर सकता है। यह 2 सेमेस्टर का कोर्स है, इसको मैक्सिमम आप 2 साल में पूरा कर सकते हैं, मीडियम इसका उर्दू है।
सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश, यहाँ पर 10th पास कोई भी ये सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश कर सकता है। इसका मीडियम इंग्लिश है, 1 सेमेस्टर का कोर्स है, मैक्सिमम 2 साल में आपको कंप्लीट करना हो। सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश, ये 10th पास कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, 1 सेमेस्टर का यानी 6 मंथ का कोर्स है। इसको मैक्सिमम अब 2 साल में आपको पूरा कर लेना होगा। इसका मीडियम इंग्लिश और उर्दू दोनों है, आप जो मर्जी चाहे उसमें से ले सकते हैं। तो ये तो चलिए हमारे पास एलिजिबिलिटी हो गया, जो कोर्स अवेलेबल है। अब उसके बाद हम आपको फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि मानो में कोई कोर्स में कोई अगर एडमिशन लेता है तो उसे कितना फी पेमेंट करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एमए उर्दू या फिर एमए इस्लामिक स्टडीज या एमए इंग्लिश। इन तीनों मास्टर डिग्री में फर्स्ट ईयर में 650 रुपए, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में 6,500 रुपए, सेकेंड ईयर में 6,200 रुपए। मतलब ये है कि आपका जब अभी आप एडमिशन लेंगे तो फर्स्ट ईयर में एक मरतबा या आपका 1 साल का पूरा पेमेंट होगा। याद रखिए, एक सेमेस्टर का पेमेंट नहीं है, बल्कि 6 महीने का पेमेंट नहीं, बल्कि 1 साल का पेमेंट है। तो 1 साल का अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको 6500 रुपए है, और वही अगले साल फिर से दोबारा जब आप एडमिशन लेंगे यानी दूसरे साल में जब आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको 6200 रुपए पेमेंट करना होगा। तो ये टोटल मिला के आपका पूरा 2 साल का फी हो जाएगा। ये फी आपका एमए के सभी कोर्स के लिए बिल्कुल वही बराबर है, मतलब 12,700 आपको पूरे 2 साल के लिए 12,700 रुपए फी पे करने पड़ रहे हैं। ये 2 साल का पूरा कोर्स है जिसको आप पहली मरतबा 6500, दूसरी मरतबा 6200 करेंगे। एमए के तीनों एक कोर्स में सेम फी लगेगा। उसके बाद अगले तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आता है, यानी बीए का प्रोग्राम है। तो इस बीए के प्रोग्राम में हमें कितने फी पेमेंट करने होंगे, यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का दिया हुआ है। कितना, यहाँ बीए में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका 4500 है, सेकेंड ईयर में आपका 4200 है, उसके बाद थर्ड ईयर में भी आपका 4200 है। टोटल आपका ये भी 12,900 हो जा रहा है। 3 साल का आपका बीए अगर आप मानो से करेंगे तो आपको बस 12,900 रुपए पेमेंट करना होगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करना है। ये आपको एक मरतबा नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर में 4500 अभी एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड ईयर में 4200, थर्ड ईयर में 4200। ये तो बीए का होगा। इस तरीके से अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीकॉम में थोड़ा सा इससे ज्यादा है। मतलब ये है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपका आ जाएगा 5,000, उसके बाद 4700। तो टोटल मिला के आपका 14,400 हो जाएगा। अगर आप बीकॉम करेंगे तो मानो से आपको 14,400 पूरे 3 साल का पेमेंट लगेगा, जिसे आपको फर्स्ट ईयर में 5,000, उसके बाद सेकेंड ईयर में 4700, थर्ड ईयर में 4700 देना होगा। हाँ, फी में एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर 2 तरीके से फी आपको लिया जा रहा है। इसमें भी जो लोग SC ST है, PWD है, EWS है, वुमेन है, उन लोगों के लिए इसमें से कम फी चार्ज उसका कम लग रहा है। जो लोग ज्यादा जो नॉर्मल कैंडिडेट है या जनरल है कि किसी कैटेगरी से नहीं आते हैं, उनका मैं अभी तक बता रहा था। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझते चलिए। ये पॉइंट छूट गया था लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिस्ट में आप देख लीजिए। बस यही है कि जो लोग SC ST PWD EWS या वुमेन है उनके लिए एमए में 4500 रुपए ही लगेगा, लेकिन अदर के लिए 6500 लगेगा। तो इस तरीके से आप उसको माइनस कर लेंगे तो जितना बन रहा है वो आपका फी पेमेंट होगा। उसी तरीके से बीए में भी SC ST OBC वुमेन या PWD के लिए बीए में 3300 रुपए लग रहा है फर्स्ट ईयर में, उसके बाद 4500 रुपए, जो जनरल के लिए 4500 रुपए, सेकेंड ईयर में इनका 3000 है, बाकी का 4200 रुपए है। तो इस तरीके से आप इसको भी अपना माइनस करके निकालेंगे। बाकी फिर अगर हम बात करेंगे डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश की, तो इसमें 3500 रुपए है PWD OBC SC ST के लिए, या
ईडब्ल्यूएस के लिए और 4500 रुपए अदर्स के लिए है। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो वहां पर भी 3500 रुपए रिजर्व कोटा के लिए है और 4500 रुपए जनरल के लिए है। सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश में भी यहाँ पर 3000 रुपए जनरल के लिए, अदर्स के लिए है और 2200 रुपए ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी के लिए है। सॉरी, यहाँ पे ओबीसी के लिए छूट नहीं है, मैं भी कंफ्यूज कर, खैर कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, इस फी में यहाँ नोट में भी दिया गया हुआ, द टोटल फी इंक्लूड्स फी टुवर्ड्स असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एंड टर्म एंड एग्जाम। मतलब अभी जो आप फी पेमेंट कर रहे हैं ना, उसमें आपके असाइनमेंट का फी, प्रोजेक्ट का फी या टर्म एंड सेमेस्टर एग्जाम, जो आपका एग्जाम होगा उन सभी एग्जाम का फी इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा आपको कोई और फी मानो में पे नहीं करना होगा। तो ये तो हमारा फी स्ट्रक्चर था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तब आपको अब हम दिखाते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। मतलब जिस कोर्स में भी आप एडमिशन लेंगे उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यहां आपके लिए सबसे पहले मैं मास्टर्स के बारे में बात कर लेता हूं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आप एमए उर्दू करेंगे तो उसका ये कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें से कितने क्लास, कितने आवर का है, कितना क्रेडिट है, कोर क्या है। उसके अलावा आप इसको असल इस तरीके से समझें कि एमए उर्दू में आपको सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट है। ये 4 लिसानियात है, तारीख अदब उर्दू है, दास्तान है, क्लासिकी, असनाफ शेर है जिसमें मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई वगैरह है। एमए के सेकेंड सेमेस्टर में जब आएंगे तो आपका दक्कनी अदब, उर्दू गजल, नावल, अल्लामा इकबाल दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में जब आएंगे तो तनकीद है, ज़रिया अबलाग और तर्जमा है, उर्दू अफसाना है, गैर अफसानवी अदब है। फोर्थ सेमेस्टर में जब हम आएंगे तो तनकीद व तहकीक है, उर्दू नज़म है। और फिर मुताला मौलाना अबुल कलाम आजाद और फिर तंज़ो मज़ा। तो इस तरीके से ये आपका एमए उर्दू के लिए है। दूसरी तरीके से एमए इस्लामिक स्टडीज के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि आप अगर एमए इस्लामिक स्टडीज करना चाह रहे हैं या जो सब्जेक्ट से एमए करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट है। मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। अब इसके बाद जो हमारा असल है, ये एमए इंग्लिश का भी है। यहाँ पे आप इंग्लिश का देख लीजिए कि आपको एक फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं आप। असल जो हमारा आज का ये इस वीडियो में एक पॉइंट ये बताते हैं, बीए या बीकॉम में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है। बीए में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा मसला आएगा, लेकिन मैं समझा देता हूं। अगर आप वीडियो देखकर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें यह है कि कोर सब्जेक्ट बीए में एक होता है और दूसरा उसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट या कंपलसरी सब्जेक्ट वगैरह होता है। कोर सब्जेक्ट में आपको क्या क्या लेना है, तो इसमें देखिए 2 ग्रुप बना है। एक उर्दू लिटरेचर का ग्रुप है और दूसरा सोशल साइंस का ग्रुप है। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम बीए कर किस ले रहे हैं। तो वैसे कैंडिडेट जो बीएड करने के लिए, टीचिंग फील्ड में आने के लिए, टीचर बनने के लिए बीए कर रहे हैं फ्यूचर में, वो ये देख रहे हैं कि हम आगे चल के टीचर बनेंगे, तो वो किस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हम उर्दू के टीचर बने तो फिर उनको लिटरेचर सब्जेक्ट में से, या जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं लिटरेचर सब्जेक्ट का, इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ लिटरेचर में इंग्लिश लेंगे, उर्दू का टीचर बनना चाहते हैं तो एक उर्दू लेंगे, हिंदी लेंगे या अरबिक जो भी लेंगे। और जो सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं वो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडीज, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सोशल साइंस का इतना सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें से ये 3 सब्जेक्ट है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो लोग सोशल साइंस ग्रुप के टीचर बनना चाह रहे हैं वो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट ले। क्योंकि यहाँ मसला ये है कि कोर सब्जेक्ट में जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको लिटरेचर में से कोई एक चूज करके सोशल साइंस ग्रुप में से 2 ले, सोशल साइंस ग्रुप में से कोई एक लेना पड़ेगा, या फिर लिटरेचर को छोड़ करके इसको हम कट करके सोशल साइंस से ही हम 2 लेंगे। अगर आप फ्यूचर में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या अरबिक के टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आप इस लिटरेचर के सब्जेक्ट में से एक लेकर दूसरा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडीज में से कोई एक ले लेंगे। लेकिन अगर आप सोशल साइंस ग्रुप के, मतलब के समाजी उलूम जिसे कहते हैं, या
सामाजिक विज्ञान उसके टीचर बनना चाहते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि आप लिटरेचर को माइनस करके सोशल साइंस ग्रुप से ही 2 सब्जेक्ट ले लें, क्योंकि यहाँ आप जो सब्जेक्ट लेंगे ना वही सब्जेक्ट आपका 1 से 4 सेमेस्टर तक रहेगा, फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे तो वो आपका 5वें और 6ठे सेमेस्टर में आएगा। क्योंकि ये MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो आपका सिर्फ 1 से 3 सेमेस्टर रहेगा, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट है उर्दू या हिंदी, इनमें से कोई एक लेना है, या आपका सिर्फ 1 से 3 सेमेस्टर तक ही रहेगा। ये तो आपका कंपलसरी है, कोई दोनों में से कोई एक चूज करना ही रहेगा, तो आपको जो बेहतर लगता है आप उसे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ नीचे एक और देखेंगे, एबिलिटी एनहेंसमेंट वाला जो कोर्स है ये कंपलसरी कोर्स है, आप इसमें आपको इंग्लिश और एनवायरमेंटल स्टडी है, इनमें से तो आपको लेना ही लेना होगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। बाकी फिर हम देखेंगे एक और इंग्लिश यहाँ पे हमारा मैंडेटरी है, तो हमें इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा। जनरल इलेक्टिव है अदर देन कोर कोर्स, मतलब जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट में फिर हमें 5वें और 6ठे सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, तो वही आप शुरू में जो कोर सब्जेक्ट जो आपका दिया हुआ था आर्ट्स ग्रुप या सोशल साइंस ग्रुप, उनमें से जो आपके मेन था उसके अलग लेना होता है। तो ये सब आपके अगले सेमेस्टर की बात है, इसके लिए अभी आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में BA वाले सब्जेक्ट फिर से मैं एक मतलब रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, कि जो लोग लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, उर्दू हिंदी इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो वो BA में लिटरेचर का एक सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे जो इंग्लिश हिंदी अरबिक जो दिया हुआ है, और जो फ्यूचर में सोशल साइंस ग्रुप के टीचर बनना चाहते हैं वो लिटरेचर को इग्नोर करके सोशल साइंस ग्रुप से ही कोई 2 सब्जेक्ट लेंगे, ये मेरा सजेशन है। चलिए ये तो हमारा हो गया। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स में भी बहुत ज्यादा सब्जेक्ट का कुछ इशू है नहीं, वो पूरा एक चार्ट बना हुआ है, बस आपको जो चार्ट है उसी में से ले लेना होगा। बैचलर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के लिए आपका ये स्ट्रक्चर है, आप इसको देख करके सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आगे उसके बाद जब हम बढ़ेंगे कोर्स स्ट्रक्चर के बाद, अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका एकेडमिक कैलेंडर, यानी यूनिवर्सिटी ने अपने साइट पर जो रिलीज किया है कि किस कोर्स के लिए कब फॉर्म अप्लाई कब होगा, इसमें हमारा एडमिशन का जो डेट वगैरह का है इम्पोर्टेंट डेट, वो कब से कब तक चलेगा। तो सबसे पहले आया दिखा दूं कि इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन 31 जुलाई को रिलीज किया। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लास्ट डेट कब से है, 20 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, और 31 अक्टूबर तक जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उनको फी पेमेंट करने का मैसेज, यानी कोर्स फी पे करना होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मतलब, रजिस्ट्रेशन में तो आपको सिर्फ 300 रुपए पेमेंट करना है, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, तो 31 अक्टूबर तक आपको एडमिशन का फी पेमेंट करना है। वही जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि कितना 6500 रुपए MA के लिए है, 4500 रुपए BA के लिए है 1 साल के लिए, वो आपको जब ये एडमिशन फी में आपको इतना पेमेंट करना होगा। डिस्पैच ऑफ SLM या इलेक्ट्रॉनिक SLM, यहाँ देखिए SLM मतलब होता है सेल्फ लर्निंग मटेरियल। डिस्टेंस मोड में आप जानते हैं कि क्लास नहीं होती है, इस वजह से यूनिवर्सिटी उसके लिए कंटेंट प्रोवाइड करती है, बुक घर पे भेज देती है, तो वो बुक से कैंडिडेट क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो जो लोग एडमिशन लेंगे उनको पढ़ाई करने के लिए बुक उनके घर पे चला जाएगा। वो कब तक, नवंबर से दिसंबर तक का डेट दिया गया है कि बुक इस टाइम तक डिस्पैच हो जाएगा। एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे ESLM भी ऑब्लिक में कर दिया। हो सकता है कि अगर बुक आपके एड्रेस पर ना जाए तो वेबसाइट पे उसका PDF डाउन अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप उस बुक को देखकर पढ़ सकते हैं, और इसके लिए अलग से आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा, बल्कि जो अभी आप एडमिशन फी पेमेंट कर रहे हैं उसी में इस बुक का भी चार्ज इंक्लूड है। उसके बाद काउंसलिंग का सेशन आपको दिसंबर से फरवरी का दिया है, मतलब कि जो लोग एडमिशन लिए उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने रीजनल सेंटर पे, स्टडी सेंटर पे जाके इसके रिगार्डिंग अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर सबमिशन ऑफलाइन या ऑनलाइन असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट कब जमा करना है, जनवरी से फरवरी 2023 में असाइनमेंट जमा करना होगा, और सेमेस्टर एंड एग्जाम आपका क्या होगा, मार्च 2023 में होगा, और जब एग्जाम होगा उसके 45 दिनों के अंदर एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दूसरी बात जब ये है कि तो फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया, फिर सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर का मई 2023 तक बुक या
मटेरियल, सेल्फ लर्निंग मटेरियल कंटेंट चला जाएगा। काउंसलिंग कब है? जून से जुलाई तक, मतलब उतने दिनों में आपके पढ़ाई से रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके वहां बात कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने का जून से जुलाई 2023 में है। सेमेस्टर एंड एग्जाम मतलब 2023 के अगस्त में 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उससे 45 दिनों के अंदर फिर रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर एक नोट ये भी जाए कि इन केस ऑफ एनी चेंज, यानी जो एकेडमिक कैलेंडर अभी जाए इसमें अगर कोई चेंज होता है तो उसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपलोड करेगी। ये एकेडमिक कैलेंडर हमारा हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेके रख लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर ये काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं लर्नर सपोर्ट सेंटर। लर्नर सपोर्ट सेंटर का मतलब ये हुआ कि मानो का कितना सेंटर है, कहां-कहां एडमिशन हम ले सकते हैं। इसमें लर्नर सपोर्ट सेंटर में पूरे मानो में 143 सेंटर है। कितना? 143। पूरे इंडिया में 143 सेंटर है। आप उनमें से कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आप आजाद हैं। आप जो भी चूज करेंगे उसी सेंटर पर आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। उसी सेंटर पर आप असाइनमेंट जमा करेंगे या फिर आपका काउंसलिंग वगैरह जो होगा आप उसी सेंटर पर जाकर वहीं से कांटेक्ट करेंगे। तो ये आपका पूरा टोटल सेंटर है। एक-एक करके तो मेरे लिए बताना मुश्किल है, मैं सबको नहीं पढ़ पाऊंगा, बता पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ आप लोगों को दिखा देता हूं या फिर इसी लिस्ट को मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपलोड कर दूंगा इसका लिंक, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख पाएंगे। चलिए आई थिंक एक सेंटर हम लेते हैं। हम बिहार का एक सेंटर लेकर आपको दिखाना चाहते हैं। क्या है? पटना के अंदर में हमारा आ रहा है, पटना के बाद फिर आ जाएगा दरभंगा के अंदर, मतलब कि एक हमारा रीजनल सेंटर दरभंगा में है। दरभंगा के अंदर कौन कौन सा आता है? चलिए एक हमारा सेंटर ये हम देख रहे हैं, ये किसके अंदर है? दरभंगा के अंदर में हमारा ये आ रहा है। रीजनल सेंटर दरभंगा लिखा है, जिसका समस्तीपुर कॉलेज है, मुजफ्फरपुर में सेंटर है, रामनगर कटिहार में सेंटर है डीएस कॉलेज। फिर हमारा एक ये राधा कृष्ण गोनिका कॉलेज सीतामढ़ी में है, एक सिवान में सेंटर है, सुपौल में सेंटर है, गोपालगंज में है, मोतिहारी में है। मतलब ये है कि ये सभी एक सीरियल नंबर इधर दिया हुआ है, सेंटर कोड दिया गया हुआ है और वहां के कोऑर्डिनेटर का नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप इस पे उनसे कांटेक्ट करके बातचीत भी कर सकते हैं। और जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको ये सेंटर चूज करना होगा कि आप अपना सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं। जो सेंटर आप चूज करेंगे वही सेंटर आपका अलॉट होगा और वही जाके आप अपना एग्जाम देंगे या असाइनमेंट जमा करेंगे। तो आप इस लिस्ट में देख लीजिए कि आपके घर से नजदीक कौन सा सेंटर है। जो नजदीक आपके घर से सेंटर होगा उस सेंटर को आप चूज कर लेंगे। चलिए अब हम लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के। उस लास्ट में हमारा क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ मदरसा इंस्टीट्यूट। मतलब ये है कि मानो में एडमिशन लेने के लिए एक तो सिंपल ये है कि आप स्कूल मीडियम से, स्कूल या कॉलेज से कहीं से भी पढ़ाई किए हुए तो उसके डिग्री पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मानो ने पूरे इंडिया में 254 ऐसे मदारिस हैं जहां के कोर्स को अपने यहाँ एडमिशन के लिए वैलिड माना है। तो उन सभी मदारिस का लिस्ट भी यहाँ दिया हुआ है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग भी आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। इस लिस्ट में एक दो चीजें दी हुई हैं कि किस मदरसा के पास आउट स्टूडेंट को कौन कौन से कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ चलिए हम कुछ एक यूपी का हमारे पास एक मदरसा आ रहा है, यह है जामिया अहसानुल बनात गर्ल स्कूल। ये हमारा कहा है अहसानाबाद मुरादाबाद में पड़ता है। यहाँ से जिसने आलिमा किया हो उसको मानो बीए में एडमिशन मिल सकता है, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन मिल सकता है,
टीचिंग इंग्लिश एंड सर्टिफिकेट फंक्शनल कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। और जो यहाँ से फजीलत की हो, जो यहाँ की फाजिला हो, उन्हें एमए अरबिक, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज मतलब एमए के जो 3 सब्जेक्ट हैं उन तीनों में से कहीं भी एडमिशन ले सकता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकता है। उनके लिए सभी कोर्स में एडमिशन अलाउ है। सिंपली आप कॉमन इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी मदरसा है जहां से आलिमियत और फजीलत दोनों होती है, तो जहां से आलिमियत और फजीलत दोनों होती है वहां से आलिमियत करने के बाद बीए या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और जहां से और फजीलत के बाद एमए क्या जो 3 सब्जेक्ट है अरबिक, उर्दू, अरबिक, चाहे यहाँ से पहले जैसे एक मदरसा है आपके पास, मदरसा फैज आजम मऊ, मऊनाथ भंजर, यहाँ से पास स्टूडेंट को अरबिक, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज एंड हिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अभी इस्लामिक हिस्ट्री तो है नहीं, सिर्फ अरबिक, उर्दू और इस्लामिक स्टडीज है। इस वजह से इन तीनों कोर्स के यहाँ से पास आउट स्टूडेंट यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आप अपना मदरसा देख लीजिए। आप जिस मदरसे के बारे में भी चेक करना चाहते हैं तो वो स्टेट वाइज यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, किस स्टेट में वो मदरसा पड़ता है, उस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। या फिर आपके नजदीकी जो मदरसा है या आप जहाँ से पास आउट हैं वहाँ के मदरसा का नाम चेक करके आप देख सकते हैं कि हाँ आपने जहाँ से पढ़ाई की है वो मानू में एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मैं इस लिस्ट को, इस पीडीएफ को नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं फिर से एक मरतबा समराइज कर दूं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले तो हमने देखा है कि मानू में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर हमने देखा है कि मानू में जो किसी भी कोर्स में डिस्टेंस मोड से एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि फी स्ट्रक्चर, किसी कोर्स में जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें जनरल के लिए या अदर्स के लिए क्या क्या फी लगते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कोर्स के लिए कोर्स स्ट्रक्चर, किसी एक सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में हम एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होगा। फिर उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर, यानी किस कोर्स के लिए कब से कब तक एडमिशन होगा, हमारा सेशन कब से कब तक चलेगा। फिर लास्ट में हमने लर्नर सपोर्ट सेंटर, मानू का डिस्टेंस मोड का जो भी सेंटर है उस सभी सेंटर को, और फिर मदरसे की लिस्ट भी हमने चेक किया कि मानू में कितने ऐसे मदारिस है जहां के पास आउट स्टूडेंट को मानू में एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाता है, और वहां से जो लोग कोर्स कंप्लीट करते हैं उनका मानू में एडमिशन होता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसलिए मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।